हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं हम मोल कॉन्सेप्ट के। आज हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट्स की, दोबारा से बात करेंगे, उसके मेथड्स जानेंगे। साथ ही में हम क्या करने वाले हैं, साथ ही में आज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी करने वाले हैं और उसके साथ में एम्पेरिकल फॉर्मूला, बाकी चीज़ें भी आज पढ़ेंगे, राइट। तो आज बेसिकली लास्ट लेक्चर होने वाला है मेरी तरफ से। ये देखिए टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ये सारे टॉपिक्स आज हम करने वाले। तो मेरी तरफ से थ्योरी पोर्शन जो भी नया सिखाना था वो आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट सेशन रखेंगे दैट वुड बी द प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जो प्रैक्टिस सेशन रिक्वायर करता है, राइट। तो फिर से रिकैप में मोल वाला कॉन्सेप्ट जो हर बार आपको देखना है, ये वो है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते तो हमने पढ़े थे परसेंटेजेस निकालने, परसेंटेज मास, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज मोलारिटी निकालना, मोलालिटी निकालना, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकालना सीखा था, वो सब यहाँ मेंशन्ड है। सिमिलरली जब दो चीजें मिक्स करते हैं, एक मोलर का कोई सब्सटेंस है फिर दूसरे मोलर का कोई सब्सटेंस है, जब दोनों को मिक्स किया तो फिर रिजल्टेंट मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी क्या आती है, वो सब कैलकुलेट करना हमने यहाँ से सीखा, राइट। तो ये सारे फॉर्मूलाज है आपके रिवीजन के लिए हैं, ये मेरे को दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा सा टच किया था। इक्विवेलेंट वेट के बारे में मैंने क्या बताया था, मैं आज फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला रिएक्शन लिया जो कि है HCl प्लस NaOH, उससे बना NaCl प्लस H2O, राइट। इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्ट करता है, तब मेरे पास 1 मोल NaCl और 1 मोल मुझे वाटर मिलता है, राइट। तो ये एसिड बेस में जब हम इक्विवेलेंस देखते हैं तो इसमें होता है इन एन एसिड बेस रिएक्शन दैट मास ऑफ एन एसिड which gives 1 mole of H plus combines with that mass of base which gives 1 mole of OH minus। तो लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस देखे थे, राइट। जैसे कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या आया था, ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है कितना था, ऑक्सीजन का मोलर मास था 16, राइट। अब उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसकी वैलेंसी से जब मैंने डिवाइड कर दिया था 16 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट आया था 8 ग्राम। ये एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाला था। अभी मैं बात कर रही हूँ जब हम कोई रिएक्शन की बात करते हैं, उस रिएक्शन में ये हमें रिएक्शन की इक्वेशन बताती है कि कितने मोल्स रिएक्ट करके कितना मोल्स प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। सिमिलरली ये हमें ये भी बताती है एसिड बेस की रिएक्शन कि मेरा 1 मोल H प्लस, HCl क्या दे रहा है H प्लस, और NaOH का 1 मोल OH माइनस, दोनों साथ में रिएक्ट करके मुझे क्या बना रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट बना रहे, यही है इन एन एसिड बेस रिएक्शन दैट मास ऑफ एन एसिड which gives 1 mole of H plus combines with that mass of a base which gives 1 mole of OH minus, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। ये डेफिनेशन हुई और क्वेश्चंस करेंगे और बेहतर समझ आएगा उनसे। इक्विवेलेंट वेट लास्ट क्लास में बताया था, क्या था, अभी भी था मोलर मास अपॉन द वैलेंसी फैक्टर, वो होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। जैसे ऑक्सीजन का क्या आया था 8 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, राइट। हाइड्रोजन का 1 ग्राम ही, हाइड्रोजन का मोलर मास भी 1 है, इक्विवेलेंट भी 1 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ये सारी की सारी जो मैंने आपको बोले थे फॉर्मूलाज लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह काम आएगा। फॉर्मूला नहीं है, डिराइव करना हमने सीख ही लिया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होते हैं, जितने मोल्स इनटू द वैलेंसी फैक्टर, है कि नहीं, यही होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। याद रखनी है ये चीज आपको। अब मेथड्स टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ी थ्योरी ज्यादा दिखेगी लिखी हुई, बट थ्योरी जब ये चैप्टर मैंने इस महीने खत्म, इस हफ्ते खत्म, राइट, बाद में 2-3 महीने बाद रिवाइज करेंगे तो चीजें याद नहीं आएंगी, तो थ्योरी की वहां आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आपकी मैडम ने वो सारी थ्योरी लिख के दी है कि जब आप रिवाइज करेंगे सेशन तो सब आपको PDF से ही बहुत अच्छा रिविजन हो जाए, राइट, जो PDF इसकी सेंड होगी आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 मेथड्स हैं
इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए। एक है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, दूसरा है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, तीसरा है क्लोराइड फॉर्मेशन एंड चौथा है न्यूट्रलाइजेशन। ये चारों के चारों मेथड सीख लो, फिर आपको लगेगा सीखने के बाद कि यार ये तो एक ही बात कह रहा है चारों मेथड्स में। हाँ जी, एक ही बात कह रहे हैं, बस उसके क्योंकि ये चार चीजों के मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसीलिए नाम पड़ चुके हैं कि चार मेथड से। काम चारों में एक ही हो रहा है। क्या हो रहा है देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो बच्चा इसमें क्या है, द मास ऑफ द मेटल। जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, जब मेटल की रिएक्शन करवाती हूं मैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। तो द मास ऑफ द मेटल विच डिस्प्लेसेस 11200 ml of hydrogen at NTP from an acid, alkali or alcohol is the equivalent mass of the metal. For example, किसी भी मेटल का जब मैंने किसी भी एसिड जैसे HCl से रिएक्शन करवाया तो उसने कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाता है। जैसे कि ये क्या देगा, HCl H+ आयंस देगा कि नहीं देगा, यही लाइन लिखी है। The mass of the metal which displaces 11,200 ml of hydrogen at NTP from an acid, alkali or alcohol is the equivalent mass of the metal. ये बच्चा आप बोलोगे कि मैम ये ml कहाँ से आया, 11,200 ml। तो एक बात याद करो, मैंने क्या बोला था, 1 मोल हाइड्रोजन गैस के पास कितना मिलीलीटर होता है, वो है ना। ये हमने बात करी थी वॉल्यूम और मोल की। मैंने बताया था कि 1 मोल H2 गैस का मतलब है 22,400 ml, है कि नहीं, है ना। इतने ml में इतना 1 मोल ऑफ गैस होता है। ये हमने बात करी थी वॉल्यूम और मोल्स को जब हमने इक्वेट किया था। 22,400 मिलीलीटर का मतलब होता है कि उसमें 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, राइट। अब H2 गैस की बात हो रही है, पर हमें तो केवल H+ चाहिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये H2 है। अब जब सिर्फ 1H का चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, 22,400 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 11,200 ml। इजी। तो क्योंकि हम केवल H की बात करें, H2 गैस पूरी की बात नहीं करें, H2 गैस के कितने मोल से, 1 मोल H2 गैस का मतलब होता है कि वो 22,400 मिलीलीटर क्वांटिटी होती है उसका, राइट। बट हम केवल H+ की बात कर रहे हैं इसमें, जब हम मेटल का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, कितना मेटल एसिड को डिस्प्लेस कर पाता है, तो उसका आधा ही क्या होगी, H होगी, राइट। इजी कैलकुलेशन। अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ मेटल, जितना भी मास है, अपॉन द मास ऑफ द हाइड्रोजन डिस्प्लेस, जितनी भी मास के हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए, इनटू कर देना है 1.008। ये क्या है, कुछ नहीं है, दिस इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इजी, मोलर मास ऑफ द मास ऑफ मेटल अपॉन द मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1, जो मोलर मास है हाइड्रोजन का। दूसरा क्या है, अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है उस कंडीशन में क्या करना है, ऊपर तो मास ऑफ मेटल ही आएगा, पर नीचे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस, जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, इनटू क्या करना है इस केस में, इनटू कर देना है 11,200 वाली क्वांटिटी। इजी। क्या करना है, जितना भी मास का मेटल है उसके नीचे या तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया, इनटू कर दिया मोलर मास, या फिर मास ऑफ मेटल अपॉन उसका वॉल्यूम दे रखा है तो क्या करेंगे, जितना भी वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दे रखा है इनटू 11,200। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये मेथड यूजफुल है फॉर मेटल्स विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स और कैन कंबाइन विद हाइड्रोजन। तो हमने क्या निकाला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमने इस प्रकार से कैलकुलेट किया है। आइए चीज समझ। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। अब भी हमें मेटल का ही क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, पर ये दूसरा मेथड है। पहला क्या था, मेटल का किसी एसिड से रिएक्शन करवा दिया, फिर उसके बाद जितना H+ निकला, या तो उसका मास होगा या वॉल्यूम, दोनों से हमने क्या कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब इसमें क्या करें, इसमें भी मेटल का मैंने ऑक्साइड बना दिया है ना। अब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम होता है इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है।
है कि नहीं, 8 ग्राम। तो इस केस में क्या करेंगे, जब मेटल का ऑक्साइड बन जाता है तो सेम है, इक्विवेलेंट वेट मास ऑफ मेटल निकालने के लिए मास ऑफ मेटल अपॉन जितना भी मास ऑफ ऑक्सीजन है इनटू 8 ग्राम, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ, अगर वॉल्यूम दे रखा है ऑक्सीजन का तो ऊपर तो मास ऑफ मेटल ही आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जितना भी बना इन मिलीलीटर इंटू 5600। अब बोलोगे कि मैम यहाँ इंटू 5600 ही क्यों किया, तो फिर से एक बात सुनो, ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का क्या मतलब है, वॉल्यूम में 22400 ml ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं, कि 22400 ml ऑक्सीजन कंटेन करती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इतना मुझे पता है। पर अब मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट में पहली चीज क्या होगी, ये O2 है, पर मुझे इक्विवेलेंट वेट किसका चाहिए, केवल और केवल ऑक्सीजन का चाहिए। तो पहले तो 2400 इंटू डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, इंटू नहीं कर रही, एक बार ये आपको कंफ्यूज नहीं करते, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये तो ऑक्सीजन का क्या आ गया, मिलीलीटर्स में आ गया, बट ऑक्सीजन की तो वैलेंसी भी 2 होती है कि नहीं, ये तो 2 तो क्या हुआ, ऑक्सीजन O2 का O एटम किया तो वो वाला 2 आ गया। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है, इक्विवेलेंट वेट में हमेशा वैलेंसी कंसिडर करते हैं, उसको भी डिवाइड करूंगी इंटू 2, तो फिर 2400 डिवाइडेड बाय 4 जिसका आंसर आ जाता है 5600 ml। तो कुछ भी चीज याद नहीं करनी, याद तो केवल 22400 ही करना है कि मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब है कि जितना ऑक्सीजन इतनी मिलीलीटर में प्रेजेंट होगी वो मतलब 1 मोल ऑक्सीजन है। पर जब इक्विवेलेंट वेट निकालते तो केवल एक एटम का निकालते तो डिवाइडेड बाय 2, अब उसके बाद उसकी वैलेंसी भी तो और दोबारा डिवाइडेड बाय 2 तो इंटू डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ठीक है। चले आगे, अब ये सेम ही केस है, पहले मेटल का ऑक्साइड बनाया, नहीं पहले मेटल का हाइड्रोजन से डिस्प्लेसमेंट कराया, फिर मेटल का ऑक्साइड बनाया। अब क्या करने वाले, अब क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है, दोबारा से क्या किया, जो द मास ऑफ एलिमेंट, हमने क्या किया, एलिमेंट या जो भी मेटल था उसको मैंने 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, उसके बाद जो भी रिएक्शन हुआ उससे मैंने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाला। पहले मेटल का एसिड से रिएक्शन करवाया, फिर मेटल का ऑक्साइड बनाया, अब मेटल का क्लोरीन से रिएक्शन करवा रही हूं, है ना। जब मेटल का क्लोरीन से क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन का जो मास है 35.5 इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा क्लोरीन का, क्लोरीन पे वैलेंसी तो 1 ही होती है, डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो फिर से 35.5 ही है, तो 35.5 ग्राम ही इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल का फर्स्ट फॉर्मूला देखो, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन जो भी फॉर्म हो इनटू 35.5। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जब क्लोरीन गैस का वॉल्यूम दे रखा है, क्लोरीन गैस क्या होती है Cl2, तो Cl2 गैस का 1 मोल Cl2 गैस का कितना होता है 22400 ml, राइट। तो इसका मतलब Cl2 गैस का ये है, तो इक्विवेलेंट वेट जब मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिर्फ क्लोरीन एटम निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा 22400 अपॉन 2, ये तो Cl2 का था, मुझे तो केवल Cl का चाहिए, अपॉन 2 करूंगी तो कितना आंसर आएगा 11200, तो उसी से यहाँ पे इंटू किया हुआ है। अंडरस्टूड। थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। न्यूट्रलाइजेशन मेथड में क्या है, फॉर एसिड्स एंड बेसिस इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और बेस लेना है, ठीक है। अब ये सेम है, क्या ऊपर क्या है, ऊपर है मास ऑफ एसिड और बेस इन ग्राम, जो भी है ऊपर चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जो भी आपने लिया है उसका वेट ऊपर लेना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ बेस और एसिड इन लीटर, ठीक है। ऊपर अगर बेस लिया तो नीचे एसिड आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ऊपर आएगा पहले मास ऑफ एसिड या फिर बेस, नीचे अगर ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल एसिड ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ एसिड, डिवाइड करूंगी वॉल्यूम ऑफ बेस से, वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन इनटू द नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड और बेस जो भी हमने लिया है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है,
ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। इसमें बेसिक मैथ्स अप्लाई हुई है, फिर से कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। ये जो मेथड्स है ये कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ये केवल क्या है, एक सीक्वेंस है कि आगे की जो रिएक्शन जो क्वेश्चंस में करवाने वाली हूँ उसमें ये थोड़ा फंडा यूज होगा। ये जो 4 मेथड्स मैंने बताए हैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के, ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, राइट। बट आपको क्वेश्चंस करने के लिए ये थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि हाँ इसी प्रकार से मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास ऑफ मेटल निकाल पा रही हूँ। जैसे कि आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे, 0.1 ग्राम ऑफ मेटल combines with 46.6 ml of oxygen at STP. The equivalent weight of metal is, देखो equivalent weight of metal, simple formula, equivalent weight of metal कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या आता है, मास ऑफ मेटल जो भी है ना, मास ऑफ मेटल। अभी मैंने बताया था ये सारा फॉर्मूला। अब मेटल को किससे रिएक्ट करवाए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिख दी, इनटू कितना करा था, 5600 करना था कि नहीं, 5600 ml। यहाँ पे देखो जब भी ऑक्सीजन से करवाया था तो 5600 से करना था, वही मैंने यहाँ कर दिया, राइट। ये आपको याद करना ही नहीं, समझ आ जाना चाहिए। ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि मैम 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 22400 ml में, तो मतलब इक्विवेलेंट वेट जब मुझे ऑक्सीजन का निकालना है तो 22400, एटम का निकालना है तो पहले तो डिवाइड बाय 2, अब इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाती है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो मास ऑफ मेटल दिया हुआ है मुझे 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे कितना 46.6 इंटू 5600, तो इससे आपका ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा ग्राम्स में, आप कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 12, कितना आएगा 12 ग्राम्स। तो इक्विवेलेंट मास आ गया आपका 12। सिंपल फॉर्मूला जब भी सीखा उससे आ गया आंसर, राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, देखा जाए तो। अब चलते हैं नेक्स्ट, मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड इफ इक्विवेलेंट मास एंड n फैक्टर इज गिवन। क्या मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है इफ इक्विवेलेंट मास एंड n फैक्टर इज गिवन? यस, किया जा सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि मोलर मास कैसे होता है, n फैक्टर इक्विवेलेंट मास एंड n फैक्टर, तो यस बात है, निकाला जा सकता है ना। अभी मैंने बताया था ये फॉर्मूला, कहाँ है, इक्विवेलेंट मास, पीछे चलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, निकाला जा सकता है ये वाला फॉर्मूले से, है ना। यही तो फॉर्मूला है, यही पूछा है, तो इसका आंसर है यस। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है, H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा हुआ है, राइट। अब H3PO4 का कितने H+ आयन देता है, पहले तो ये इसके स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो, ये फॉस्फोरस है। H3PO4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये 2, मैंने हमेशा बोला जब भी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं तो पहले फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड O जोड़ देना है, फिर जितने भी ऑक्सीजन है उन सभी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ देनी है। ये तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तीसरा ऑक्सीजन हो गया, तो H3PO4, ये देखो ये चौथी ऑक्सीजन हो गई, यही है ना H3PO4 इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो हाउ मेनी द इक्विवेलेंट वेट, तो इसमें कितनी H+ आयंस जा रहे हैं बच्चा इसके, ये H3PO4 इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन 3 जा रहे हैं। बट क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिएक्ट किससे कर रहा है, केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और कितनी हाइड्रोक्साइड्स है, केवल 2 हाइड्रोक्साइड्स आयन है कि नहीं। तो ये जब न्यूट्रलाइज करेगा तो तीनों के तीनों यूज नहीं होंगे, इवन दो दिस इज द स्ट्रक्चर H3PO4 का,
इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, इसका एन फैक्टर आ रहा है 3, बट मुझे पता है कि मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ कैल्शियम इससे हाइड्रोक्साइड से, तो इसका एन फैक्टर कितना है 2 है कि नहीं। ये चीजें तो मैंने सिखाई थी। कितने OH माइनस आयंस देगा, ये सिर्फ 2 देगा। ये H प्लस कितने देगा, जितने H प्लस देगा वो उसका एन फैक्टर, ये जितने OH माइनस देगा ये उसका एन फैक्टर 2 ही देगा। तो ये 2, इसका मतलब ये 2 इसके 2 से ही रिएक्ट करेगा, एक नहीं करेगा। तो इस रिएक्शन में H3PO4 के कितने इक्विवेलेंट्स यूज होंगे, यूज तो केवल 2 ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर इसका एन फैक्टर, इस इक्वेशन का एन फैक्टर हम केवल 2 ही मानेंगे, राइट। अब एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट निकालना तो इजी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कितना होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है कि नहीं। मैं m लिख रही हूँ अपॉन एन फैक्टर लिख रही हूँ। मोलर मास इसका कुछ 98 होता है, आई गेस 98 इज द मोलर मास ऑफ इट, ठीक है। और एन फैक्टर मुझे पता ही लग गया 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 49। कितना आया 49, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49 ग्राम्स। इजी इजी, चले आगे। अब देखो द वेट, if the weight of metal oxide is x gram containing y gram of oxygen। देखो हर लाइन एक एक करके पढ़नी है। क्वेश्चन समझ गए ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। हर बार बोलती हूँ, यहाँ पे दे रखा है मेटल ऑक्साइड का वेट कंटेनिंग y ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, मतलब मेटल को जब मैं ऑक्सीजन, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल A ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, तो मेरा बनेगा बच्चा मेटल ऑक्साइड विद A वैलेंसी, बनेगा कि नहीं। अब ये बोल रहा है कि आपकी x ग्राम मेटल ऑक्साइड बन रही है, तो मैंने यहाँ x ग्राम लिख दिया। उसके लिए मैंने y ग्राम ऑक्सीजन यूज की है, तो यहाँ मैंने y ग्राम लिख दिया, ठीक है ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो यहाँ से पहले देखो, अगर ये x ग्राम है, ये y ग्राम है, तो फिर मेरा मेटल कितना होगा, मेटल कितना होगा, मेटल हो जाएगा मेरा x माइनस वाई ग्राम, इजंट इट, इतना ग्राम का मेटल होगा। तो बेसिक मैथ्स है, ये पूरा का पूरा अगर x है और इसमें से y ऑक्सीजन है, तो m कितना होगा x माइनस वाई। तो हमारी बेसिक मैथ्स है, राइट। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि x माइनस वाई ग्राम हमें किसका निकालना है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो x माइनस वाई ग्राम, 1 सेकेंड, इसको इस तरीके से लिखो। यहाँ पे है कि इसका ये मतलब है कि y ग्राम ऑक्सीजन नीड करती, रिएक्ट करती है x माइनस वाई ग्राम मेटल से, यही मतलब है। y ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करती है x माइनस वाई ग्राम ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगी, x माइनस वाई ग्राम अपॉन y ग्राम मेटल से करेगी कि नहीं। पर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 8 ग्राम्स, हर बार बताया है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी बच्चा x माइनस वाई ग्राम अपॉन y ग्राम इंटू 8, इससे करेगी रिएक्ट। तो इजी, यही आंसर है इसका, यही आंसर है 8x माइनस वाई अपॉन वाई, जो कि मुझे डी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आ गया आंसर, इजी। क्या किया, जब मेटल और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाया, तो इसमें दे रखा है कि मेरा x ग्राम मेटल ऑक्साइड बन रहा है, जिसके लिए आपने y ग्राम ऑक्सीजन यूज किया। अब इनको बताना है कि क्या इक्विवेलेंट वेट है आपके मेटल का। तो याद रखो कि इसका ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट मेटल के इक्विवेलेंट वेट से ही रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट मुझे पता है, इक्विवेलेंट वेट फिक्स्ड होता है हमेशा, 8 ही होता है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट। तो अगर y ग्राम x माइनस वाई ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से करेगी, वो मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। समझ आया, समझ आया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। अब क्या किया, अब आपने मेटल का क्लोरीन से रिएक्शन कराया, मेटल प्लस क्लोरीन से रिएक्शन कराया और MCl बन गया। मैंने क्लोरीन कितनी ली, A क्लोरीन लिया, MCl A बन गया, ठीक है। अब इफ द वेट ऑफ मेटल
क्लोराइड इज x ग्राम, मेटल क्लोराइड का फिर से x ग्राम वेट है, कंटेनिंग y ग्राम ऑफ मेटल, अब आपको मेटल दे रखा है y ग्राम, राइट, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, इजी वंस अगेन, राइट, तो Cl कितना हो गया, Cl हो गया मेरा इस बार x माइनस y ग्राम, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये सब करने की भी मुझे वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, तो पर देख सकते हैं कि x माइनस वाई ग्राम, यहाँ पे लिख रही हूँ x माइनस वाई ग्राम Cl को मेरा रिएक्ट करता है कितने, y ग्राम मेटल से, करता है कि नहीं करता, x माइनस वाई ग्राम Cl रिएक्ट करता है y ग्राम मेटल से, तो 1 ग्राम Cl रिएक्ट करेगा y अपॉन x माइनस वाई ग्राम मेटल से, करेगा। तो इसका मतलब क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट विच इज व्हाट, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट इज 35.5, तो 35.5 ग्राम रिएक्ट करेगा बच्चा y अपॉन x माइनस y इंटू 35.5 ग्राम मेटल से। सो दिस इज द फाइनल आंसर विच इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी इजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देखो सिंपल यूनिटरी मेथड कि अगर x माइनस वाई ग्राम क्लोरीन मेरा रिएक्ट कर रहा है y ग्राम मेटल से, है ना, x माइनस वाई ग्राम रिएक्ट कर रहा है y ग्राम से, तो बच्चा क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट ही रिएक्ट करेगा मेटल के इक्विवेलेंट वेट से। ये हमेशा ऐसी ही साइंस चलती है, किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट दूसरी चीज के इक्विवेलेंट वेट से रिएक्ट करता है, तो इसीलिए हम उसे फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखो लास्ट में हम करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये बच्चा क्या मतलब होता है, ये वही मतलब है जो इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ। जैसे कि एक रिएक्शन है आपके पास, यहाँ पे है कि A मोल्स A के लिए, B मोल्स B के लिए, उससे बना M मोल्स ऑफ C एंड N मोल्स ऑफ D। ये बोल रहा है कि बच्चा इसमें जितना इक्विवेलेंट आपका A का यूज होता है, या तो इक्विवेलेंट बोल दो चाहे मिली इक्विवेलेंट्स बोल दो, जितने इक्विवेलेंट्स A के यूज होते हैं उतने ही B के यूज होते हैं, उतने ही C बनता है और उतना ही D बनता है। तो इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ A जितना रिएक्ट, मैंने अभी जैसे बताया ना कि जैसे क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट रिएक्ट कर रहा था मेटल के इक्विवेलेंट वेट से, ये यही बोल रहा है इस इक्वेशन में, यही बोल रहा है कि सभी चीजों के जो एक पूरी रिएक्शन होती है उसमें सभी के इक्विवेलेंट वेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि सबकी वैल्यू सेम होगी, उसका मतलब हाँ, मतलब एक तरीके से रिएक्शन में तो वैल्यू सेम होती है, रिएक्शन में तो करेक्ट, रिएक्शन में तो वैल्यू सेम होती है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे यही लिखा है whenever two substances react, the equivalence of one will be equal to the equivalence of the other and the equivalence of any product will also be equivalent to the reactants, ठीक है। जैसे अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, NaOH HCl NaCl H2, NaOH को जब HCl में डाला तो NaCl और H2O बना, राइट। तो इसका मतलब एक इक्विवेलेंट, जो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है एक इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि ये एक OH नेगेटिव आयन दे रहा है और इसके ये एक H प्लस से रिएक्ट कर रहा है और आपका एक NaCl बन रहा है और एक इक्विवेलेंट H2O बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब आगे चलते हैं, आगे चले क्वेश्चन और करेंगे ना तो और बेहतर समझ आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दी हुई है, सेम रिएक्शन जब भी पढ़ी थी, इसमें है कि अगर 4 इक्विवेलेंट्स मेरे पास A के हैं, आप प्रेजेंट विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ B, 4 इक्विवेलेंट्स हैं A के और 3 इक्विवेलेंट्स हैं B के, then only 3 equivalents will react to form 3 equivalents of each C and D। समझ आई ये चीज? इसमें क्या आप बोल रहा है, मैंने पहले क्या बोला, जैसे कि मेरे पास A प्लस B को जब मैंने रिएक्ट कराया तो मेरा बना C प्लस D बना। मैंने बोला कि जितने इक्विवेलेंट्स A के होंगे उतना ही इक्विवेलेंस B का होगा, उतना ही C का होगा, उतना ही D का होगा। पूरे रिएक्शन में मोल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ इक्विवेलेंस की बात हो रही है।
इक्विवेलेंस हमेशा एक रिएक्शन में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर इसका x इक्विवेलेंट यूज होगा तो b का भी x होगा, c भी x बनेगा और d भी x इक्विवेलेंट बनेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि आपके पास a तो है 4 इक्विवेलेंट और आपके पास b है 3 इक्विवेलेंट। तो ये बोल रहा है जब ये कंडीशन है तो क्या C भी 3 इक्विवेलेंट बनेगा और D भी 3 इक्विवेलेंट बनेगा, क्या ये कंडीशन सही है? तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों बच्चा? क्योंकि मैंने क्या बोला कि सबके इक्वल इक्विवेलेंस होते हैं एक पूरे रिएक्शन में। बोलोगे मैम यहाँ पे तो 4 हैं, तो यहाँ पे भले ही 4 हैं पर यहाँ पे इसके केवल 3 इक्विवेलेंस ही यूज कर पाएगा B। एक इक्विवेलेंट यूज ही नहीं होगा रिएक्शन में, अनरिएक्टेड रह जाएगा, क्योंकि सेम इक्विवेलेंस से ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा B है वो मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन डिस्कोर्स डिसाइड करता है। क्योंकि B कम मात्रा में है इसीलिए वो A जो कि ज्यादा मात्रा में है, तो A को मैं चाहे यहाँ 100 इक्विवेलेंस कर दूं, फिर भी क्योंकि B कम है तो A भी कम ही यूज होगा रिएक्शन। तो कॉमन सी बात है ना। तो इसीलिए B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो 3 इक्विवेलेंस ही बनेगा क्योंकि B यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है और A का भी 3 इक्विवेलेंट ही यूज होगा, चाहे 4 इक्विवेलेंट दे दिए आपने। समझ गए? चलो आगे, तो इसका आंसर क्या है, यस। चलिए आगे। अब ये देखो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चन है। द 2 एसिड्स H2SO4 and H3PO4 are neutralized separately by the same amount of an alkali when sulfate and dihydrogen orthophosphate are formed respectively. Find the ratio of the masses of H2SO4 and H3PO4। एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, सब चीज समझ आएगी। आपके पास 2 एसिड्स है H2SO4 and H3PO4, उनको आपको दोनों को न्यूट्रलाइज करना है अलग अलग, क्योंकि एसिड का बेस के साथ ही न्यूट्रलाइजेशन होता है ना। एसिड तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। अलग रिएक्शन H2SO4 की है, अलग रिएक्शन H3PO4 की है, बाय द सेम अमाउंट ऑफ एन एल्कली। तो आपने क्या किया, H2SO4 का भी न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हो और H3PO4 का भी न्यूट्रलाइजेशन आप करा रहे हो, और आपने जो एल्किली यूज करी है ना उसके सेम इक्विवेलेंस है। ये X इक्विवेलेंट एल्किली है, यहाँ पे भी आपके पास X इक्विवेलेंट एल्किली है। ठीक है, तो when sulfate and dihydrogen orthophosphate are formed respectively, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है आपका, सल्फेट आयन। सल्फेट मतलब SO4 2- आयन, इसका मतलब कितनी H प्लस निकली, कितनी H प्लस निकलेगी, 2H प्लस निकलेगी, इजंट इट? ये सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि आपका बन रहा है डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट का मतलब है H2PO4-। ये होता है डाईहाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन का ऑर्थोफॉस्फेट बन रहा है। इसका मतलब इसका कितना H प्लस रिलीज हुआ, इसका तो केवल एक ही H प्लस रिलीज हुआ। तो ये रिएक्शन समझ आई। एक और बार देखो, मेरे पास 2 एसिड्स हैं, एक है H2SO4 दूसरा H3PO4, दोनों का किसी बेस से, एसिड और बेस से न्यूट्रलाइजेशन कर पाते हैं ना, तो दोनों का किसी एक बेस से न्यूट्रलाइजेशन कराया, दोनों के सेम इक्विवेलेंस यूज हो रहे हैं। बोल रहा है इसमें भी X इक्विवेलेंस यूज हुए, इसमें भी X इक्विवेलेंस यूज हुए। ठीक है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट केस में आपका सल्फेट आयन बनता है, सेकंड से अगर सल्फेट बनता है तो मतलब दूसरा 2H प्लस अपने आप बनेगा H2SO4 से। सिमिलरली दूसरे में बोलता है डाईहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, मतलब ये बन रहा है तो इसका मतलब इसमें एक ही H प्लस रिलीज हुआ। इसमें ये चीज समझ आई। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो इसका मतलब ऊपर वाले का वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, ऊपर वाले का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कितने H प्लस रिलीज हो रहे हैं, और नीचे वाले का वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही रह गया, रहा कि नहीं रहा, तो नीचे वाले का वैलेंसी फैक्टर तो रह गया मेरा 1। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या करना है आपको, अब मतलब H2PO4 का वैलेंसी फैक्टर अब हम ऐसे भी ले सकते हैं, H2PO4 है मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ H2SO4 एंड H3PO4।
ठीक है, H2SO4 एंड H3PO4 तो कैसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ एल्किली, तो ये तो मुझे पता है कि जितने भी इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्किली यूज हुए हैं, अभी यही चीज बताई थी ना, जितने इक्विवेलेंट्स एल्किली के यूज है उतने ही सेम इक्विवेलेंट्स होंगे ऑफ योर H2SO4 और सेम इक्विवेलेंट्स होंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4। ये चीज समझ आई सभी को, ये चीज समझ आई। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं कि नहीं, तो इक्विवेलेंस निकालते, इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ H2SO4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्विवेलेंस कैसे निकालूंगी, वेट ऑफ H3PO4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। ये क्या है जो इक्विवेलेंट लिखा है, ये इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंट वेट नहीं है। इक्विवेलेंट वेट तो नीचे लिखा है यहाँ पे, ये इक्विवेलेंस है, राइट, समझ गए। तो वेट ऑफ H2SO4, अब नेक्स्ट में क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट में इस प्रकार से कर सकती हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ H2SO4। तो रेशियो निकालना है मुझे वेट ऑफ H2SO4 अपॉन वेट ऑफ H3PO4। इससे मेरा क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, यही निकालना है। H2SO4 का वेट कितना होता है शायद से H2SO4 का वेट होता है 49 ग्राम्स अपॉन 98, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा बच्चा हाफ, कितना आ जाएगा, हाफ इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द रेशो, ठीक है, दिस इज द रेशो। अब ये 49 कैसे आया, और H3PO4 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आप वेट ले रहे हो ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट या वेट ले रहे हो, तो यहाँ पे H2SO4 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। क्यों किया है मैंने, क्यों किया है, तो वेट ऑफ H2SO4 अपॉन वेट ऑफ H3PO4 का क्या मतलब है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है 49। कैसे, H2SO4 का मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, मोलर मास होता है 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 इज 64, कितना होगा 32 प्लस 2 5 6 7 8 एंड 9 98, ठीक है। 98 मोलर मास हो गया H2SO4 का, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा 49, जो कि आ गया मेरा इक्विवेलेंट वेट। डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है, तो इसीलिए यहाँ 49 आ गया। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 जो कि क्या है, जो इसका मोलर मास H3PO4 का मोलर मास भी 98 होता है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही है, तो ये 98 का 98 ही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया हाफ। ये चीज समझ आई, ये अलग बॉक्स में मैंने आपको करके दिखाई है। तो वेट ऑफ H2SO4 वेट ऑफ H3PO4, इसमें क्या किया मैंने, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये वेट ऑफ H3PO4 यहाँ चला गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ऊपर आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 था 49 और वेट ऑफ H3PO4 था 98, तो इनका रेशो आ गया हाफ का। यही आपसे पूछा था कि दोनों का रेशो बताना है। चीज समझ आई कि मैंने 2 एसिड्स लिए, उनको मैंने सेम इक्विवेलेंस ऑफ एल्किली से न्यूट्रलाइज कराया। तो पहले मैंने पहले एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकाला, फिर दूसरे एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकाला। अब मुझे पता है कि इसके अगर एक्स इक्विवेलेंस यूज हुए हैं और इनमें इसके भी एक्स है, तो मतलब इन सभी के इक्विवेलेंस सेम है। इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंट वेट आर डिफरेंट थिंग। इक्विवेलेंस मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेम है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ H2SO4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे भी वेट ऑफ H3PO4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। बाकी आपको समझ आ गया होगा, इजी है। आगे चलते हैं, आगे है इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब इक्विवेलेंट वेट तो हमने निकाल लिया, अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी एक चीज आ जाती है, सिर्फ गैस की होती है, लिक्विड्स नहीं आएंगे इसमें। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
by 1 equivalent of the gas at the NTP। सिंपल सी बात है, जो एक इक्विवेलेंट गैस ऑक्यूपाई करती है वो उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाता है, जो कि हमने अभी ऑक्सीजन का देखा था कि नहीं देखा था। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आया था 5600, जो कि मैंने कैसे निकाला था, जैसे यहाँ पे पहले H2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक इक्विवेलेंट H2 में, मतलब ये ना बहुत थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, समझना मुश्किल है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो H2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालती हूँ, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक है, कैसे निकालूंगी? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक मोल H2 में का क्या मतलब होता है कि उसमें 22,400 ml में जितनी भी, मतलब इतने वॉल्यूम में जितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो होती है मेरी 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा, ये तो H2 का है, मैं तो केवल H एटम का निकालती हूँ, तो हो जाएगा 22,400 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 11,200 ml, ठीक है, अंडरस्टूड। अब सिमिलरली मुझे ऑक्सीजन का अगर निकालना है तो क्या होगा, ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मेरी किस में प्रेजेंट होती है 22400 ml में होती है, तो मतलब इक्विवेलेंट वेट जब मुझे ऑक्सीजन का निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट या वॉल्यूम कर दो इसको, वॉल्यूम मुझे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये तो O2 का है, अब मुझे केवल O का निकालना है, ऑक्सीजन का, इसका मतलब 22400 डिवाइडेड बाई 2, और मुझे पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है बच्चा 2, तो इंटू 2 और करना पड़ेगा, मतलब एक और 2 से डिवाइड, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाता है इसका 5600 ml। इसी प्रकार से आप किसी के भी निकाल सकते हैं। किससे डिवाइड करना है, डायटोमिक गैस है तो उसको पहले मोनोएटॉमिक गैस करना है, मोनोएटॉमिक गैस करने के बाद उसके वैलेंसी फैक्टर से भी डिवाइड करना है, तो जाके आपका क्या आएगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपका आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये थोड़ी थ्योरी है, आप देख सकते हैं, अदरवाइज मीनिंग वही था। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब देखो किसका सबसे कम इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, कैसे निकालना सिखाया था मैंने बताया था कि 1 मोल, सारी 1 मोल गैस में तो 22,400 ml होती है। अब मैं H2 का निकाल, पहले क्या है 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 1 मोल में भी 22,400 होगी, पर मुझे तो केवल एक H का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मतलब कि 22400 डिवाइडेड बाई 2 ही करना है, इतना ही करना है ना। अब देखो नेक्स्ट है 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखो, फिर से ऑक्सीजन का निकालना है तो 22,400 तो होगा ही। अब ऑक्सीजन डायटोमिक का इतना होता है तो मोनोएटॉमिक का डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 तो इंटू 2, तो कितना हो गया 22,400 अपॉन 4, ये इसका मिलीलीटर आ गया। नेक्स्ट है 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 1 मोल फिर से कितना होता है 22,400 है ना, तो 20 और एक फिर मोनोएटॉमिक का हो जाएगा 22,400 डिवाइडेड बाय 2 मोनोएटॉमिक। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी फैक्टर होता है इसका 3, क्योंकि नाइट्रोजन पे वैलेंसी होती है 3 की, मैंने सिखाई थी आपको पीरियोडिक टेबल से देखनी, तो यहाँ कर देना इंटू 3, इसका मतलब 22400 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया इसका मिलीलीटर। अब खुद ही बता दीजिए कि कौन सा सबसे छोटा वॉल्यूम है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन वाला सबसे छोटा वॉल्यूम है, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, मिनिमम इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा। मैक्सिमम किसके पास होने वाला है, हाइड्रोजन के पास, अंडरस्टूड। तो मिनिमम इक्विवेलेंट वॉल्यूम है मेरे पास नाइट्रोजन के पास, क्योंकि उसको 22,400 डिवाइडेड बाय 6 करना है मुझे, अंडरस्टूड। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है, एट द गिवन कंडीशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 30 लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखा है यहाँ पे कि कोई एक कंडीशन दे रखी है आपको जिसमें 1 मोल ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करती है 30 लीटर्स, ठीक है, ये कंडीशन है।
अदरवाइज हम क्या लेते थे, हमारी क्या कंडीशन थी, जो एक्चुअल कंडीशन है कि 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, पर ये नई कंडीशन इसने बना दी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। समझ आई? जो आपकी वो कंडीशन थी ना कि 1 मोल में तो हमेशा 22.4 लीटर्स होते हैं, वो तो है ही कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन। अब इसने हाइपोथेटिकल अज्यूम कर लिया कि सोचो कि अगर वो वैल्यू 22.4 की जगह 30 लीटर होती तो अब करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया कि अगर 1 मोल को 30 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो अब इक्विवेलेंस आपको इसके निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। इसका मतलब है 1 मोल का क्या मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है 32 ग्राम, होता है कि नहीं? इसका मतलब है कि 32 ग्राम 30 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। इजी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन 30 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगा 30/32 लीटर, राइट। पर मुझे पता है कि ऑक्सीजन के इक्विवेलेंस कितने होते हैं, 8 ग्राम इक्विवेलेंस होते हैं ऑक्सीजन के। तो 8 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा 30/32 इंटू 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 30/32 इंटू 8 करेंगे तो बच्चे इससे आपका आंसर आएगा कुछ 7.5 लीटर्स का आ जाएगा, कुछ 7.5 लीटर्स। तो 7.5 लीटर इज द करेक्ट आंसर। इजी। अगर 1 मोल 30 लीटर अप्लाई करें, इसका मतलब कि 32 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 30 लीटर्स करेगा। तो इसका मतलब 1 ग्राम इतना ऑक्यूपाई करेगा। मुझे पता है ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8, तो इक्विवेलेंट ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाई करेगा, 7.5 लीटर। इजी। चले आगे, चलो अब है नेक्स्ट, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 4 ग्राम NaOH। क्या है, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 4 ग्राम NaOH। तो मैंने क्या लिया है, H2SO4 को मुझे रिएक्ट करवाना है किससे, NaOH से, और मेरे पास NaOH कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है। अब NaOH 4 ग्राम है तो NaOH के इक्विवेलेंट निकाल लेती हूँ, इजी सी बात है ना, इतने मेरे को पता है तो इक्विवेलेंट तो मैं NaOH निकाल लेती हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है इक्विवेलेंट वेट। तो 4/40, तो 4/40 विच इज इक्वल्स टू 1/10। तो इतना क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गए। अब ये इक्विवेलेंट वेट नहीं है, इक्विवेलेंस है। क्या ये इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, 1/10 इक्विवेलेंस, यही पूछा है। हाउ मेनी इक्विवेलेंस पूछे हैं, तो बच्चा कितने इक्विवेलेंस हो जाएंगे, अगर NaOH के 1/10 इक्विवेलेंस यूज हो रहे हैं तो बच्चा H2SO4 के भी सेम ही इक्विवेलेंस यूज होंगे, कितने, 1/10, क्योंकि क्या होता है, इक्विवेलेंस सेम रहते, बताया था ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH will be equal to number of equivalence of H2SO4। ये बताई थी चीज, तो यही चीज होगी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1/10। इसका ना ट्वाइस होगा ना कुछ भी नहीं होगा, केवल 1/10 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि सेम इक्विवेलेंस यूज होता है। इक्विवेलेंस तो मैंने निकाल लिए, इक्विवेलेंस का फंडा मुझे पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इजी सा फंडा है इसका। तो इक्विवेलेंस मेरे निकल गए, उससे मैंने H2SO4 के भी इक्विवेलेंस मैंने निकाल लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपको दिया है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। 0.116 ग्राम ऑफ C4H4O4 is neutralized by 0.074 gram of calcium hydroxide, hence protonic hydrogen in A will be। ठीक है, निकाल लेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या दे रखा है कि आपने रिएक्शन करवाया है C4H4O4 का विद योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसका आपने लिया है 0.074 ग्राम, और ये लिया है आपने कुछ 0.116 ग्राम, ठीक है। अब आपको बताना है, इसके तो मुझे पता है OH कितने यूज होंगे, मुझे पता है इसके तो 2 ही OH यूज होंगे कि नहीं, है ना। अब जब इसके वैलेंसी फैक्टर निकालना है आपको, तो आपको तो देख के ही पता चल गया कि इसके तो 2 OH यूज होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेम कर देती हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस
of C4H4O4 will be equal to number of equivalents of calcium hydroxide, राइट? यही होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकाल के देखें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है वैलेंसी फैक्टर जो भी है इनटू वैलेंसी फैक्टर जो भी है इनटू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास होता है इसका 0.116 और इसका मोलर मास है 116 ग्राम, विच इज इक्वल्स टू, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है कि नहीं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि 2 OH माइनस निकल रहे हैं, इनटू इनका क्या है? गिवन मास। कितना है गिवन मास? 0.074 और मोलर मास इसका 74 ही होता है। तो अब जब इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करोगे तो n की वैल्यू, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू भी फिर से क्या आती है? 2 ही आती है। वेरी इजी, इसका आंसर B हो गया 2। क्या हो गया इसका आंसर? B इज 2। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। चले आगे, चलिए। हाँ जी, इजी था। क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सेम रहने वाले, इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। कैसे इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं? जो भी गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। पहला फॉर्मूला बताया था, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर गिव्स यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, बताया था। वही फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। अब चलिए आगे। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ CO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें क्या करना है कि आपके पास इक्विवेलेंट वॉल्यूम CO2 का कितना बना ये निकालना है, ठीक है? तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? ये तो बहुत इजी है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपको गिवन वॉल्यूम दे रखा है, गिवन वॉल्यूम दे रखा है, अपॉन क्या कर देना है? इसका वैलेंसी फैक्टर कर देना है ना? अपॉन क्या करता है? वैलेंसी फैक्टर। गिवन वॉल्यूम मतलब कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी फैक्टर कर सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ठीक है? स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 22.4। वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो NaHCO3 क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है 2Na प्लस एंड CO3 2 माइनस। मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था आपको? जब भी सॉल्ट में कैलकुलेट करना है कि क्या वैलेंसी फैक्टर है, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस काउंट करो या टोटल नेगेटिव। तो क्या है? 2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। तो कितना आ गया? 11.2 लीटर्स इसका आंसर है। तो 11.2 इज द आंसर नंबर ए। आ गया। तो हमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? जो भी स्टैंडर्ड वॉल्यूम है अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट भी तो ऐसे निकाल रहे थे ना कि जो भी वेट है उसको कर रहे थे वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी ऐसे निकालते हैं, जो भी वॉल्यूम है उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। सिंपल। बहुत चीजें आपके आज के लेक्चर में क्लियर हुई होंगी क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही ज्यादा। हर क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। जब मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ उसके बाद खुद से विदाउट वॉचिंग दी आंसर्स नहीं देखने, केवल और केवल क्वेश्चन देखना है और खुद से सॉल्व करना है कि अब मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं, जो हर अलग तरीके के होते हैं, कभी देखे मेरी होंगे आपने। बट आप जितना डिफिकल्टी लेवल, मैंने ना इजी से शुरुआत कीजिए। जो DSA होती है वो और भी इजी होती है, वो ऐसी नहीं होती। मैं ज़्यादा जो काम करने वाली चीज़ होती है मैं यहाँ करवा देती हूँ। अभी इजी दी है, अब मैं डिफिकल्ट शुरू कर दूंगी। अब जो कल DSA आएगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में DSA आएगी, उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे क्योंकि अभी 29 को आपका एग्जाम है। उस एग्जाम को देने के लिए अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में स्विच ऑन कर दूंगी। उससे पहले आप मुझे डाउट्स पूछ लो, चाहे संडे को डाउट्स पूछ लीजिए। आपकी मैम अब पूरा अवेलेबल है आपकी पूरी JEE की तैयारी करवाने के लिए। तो स्केड्यूल अ डाउट सेशन विद मी, सारे डाउट्स लो। एक सेशन में पूरे नहीं होते तो मल्टीपल सेशंस में हम बैठ सकते हैं डाउट सॉल्व, क्योंकि डाउट सॉल्विंग में भी टाइम लगता है। 1 घंटे में आप देखोगे कि ज़्यादा डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाते। तो इसीलिए आपको अपने आप को भी टाइम देना है, मुझे भी टाइम देना है, और सारे एक डाउट्स नहीं पूछना है। एक पैटर्न का डाउट पूछ लो कि ये नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे करोगे तो और ज़्यादा। बट अभी इनिशियल टाइम है तो एक पैटर्न का मत पूछना, सारे पूछ लेना, फिर अपने आप पैटर्न क्लियर होते जाएंगे, ठीक है? चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप देखोगे कि इससे डरना ही नहीं है। ये अगर क्वेश्चन आ गया, ये आता ही आता है, पहली बात तो ये, और आ गया तो भाई आपके 4 मार्क्स कंफर्म्ड है जेईई में। इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं, इससे पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन जाए। बस थोड़ा सा मेथड आ जाएगा तो इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ग्लूकोज का है C6H12O6, ठीक है। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल क्या होता है? एम्पेरिकल होता है कि इसमें से क्या किया मैंने, इसको इस चीज से डिवाइड किया कि इसके सिंपलेस्ट रेशो में आ जाए। सिंपलेस्ट रेशो में लाना, जैसे कि इस पूरे को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड किया। सिंपलेस्ट रेशो लाना है ना, सॉरी, सिंपलेस्ट रेशो लाने के लिए इस पूरे को 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा CH2O। तो अब ये जो आया इसमें क्या पता चला, इसमें मुझे रेशो पता चला कि कार्बन और ऑक्सीजन का सेम रेशो है 1:1 का, और हाइड्रोजन उससे ट्वाइस है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला केवल आपको जो भी एलिमेंट्स आपके कंपाउंड में है उसके बीच का रेशो बताता है, पर एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो केवल और केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। सारी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि हम एक वो भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला जो कि कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, है ना, यही होगा ना। अब यहाँ पे डिवाइड किया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला लाने के लिए, अगर डिवाइड किया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला में इंटू एन करना पड़ेगा। इजी सी बात है, ठीक है। तो वेयर एन इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इजी सी चीज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लाते हैं, डिवाइड कर दूंगी बाय 6, तो जो रेशो आ गया सिंपलेस्ट रेशो वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा, पर जब इधर से इधर आना था तो मुझे डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उनका जो फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है, कार्बन आपका इतना प्रतिशत है, हाइड्रोजन इतना प्रतिशत है, ऑक्सीजन इतना प्रतिशत है, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड भी दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। वेट पता है, सबके परसेंटेजेस पता है कि मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबके परसेंटेज पता है। इन सब का टोटल मॉलिक्यूलर वेट 118 है, पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कि कितनी कार्बन है, कितनी हाइड्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, ये कैसे निकालूंगी। बहुत इजी है, सिस्टमैटिक वे से बताती हूँ। ऐसे चलोगे तो कभी भी ये गलत हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या करना है, ऐसे टेबल बनानी है। सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 ही थे, लिख दिए। सिंबल मत लिखो, आपकी मर्जी, सिर्फ सिंबल लिख दो। उसके बाद परसेंटेजेस लिखने, कार्बन इतना प्रतिशत है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, लिख दिए परसेंटेज। ये तो सब गिवन चीजें हैं। उसके बाद एटॉमिक मास लिखने इनके, हाइड्रोजन का कार्बन का 12 होता है, फिर हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। उसके बाद इनके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे कि रिलेटिव है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया टर्म है रिलेटिव, कि जैसे कि ये 40, तो क्या करना है, जितना भी परसेंट है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। कर दिया, जो भी परसेंट था यहाँ पे 40 समथिंग था, उसको 12 से डिवाइड किया। 5% हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड किया, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मोलर मास से। तो हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब इनको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। यहाँ तो क्या आ गया 3.3, 5.0, तो ये तो आप क्या बता पाओगे। उसको सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी लोएस्ट नंबर है, जैसे कि 3.3 यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इसको लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक सिंपल रेशियो आ जाएगा 1, 1.5 और 1 का। अब यहाँ पे फिर से डेसिमल प्लेस आ रही है, इसको हमेशा हटा देते। तो हटाने के लिए क्या किया, इन तीनों को जब मैं क्या करूंगी, अगर इंटू 2 कर दूंगी तो क्या करूंगी, 1.5 का 1.5 इंटू 3 इंटू 2 हो जाता है 3। तो सारे के सारे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो गए कि कार्बन भी 2 है, और हाइड्रोजन 3 है, और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। ये क्या आया, ये आया आपका
सिंपलेस्ट रेशो क्या आया, C2H3O2। ये क्या आया बच्चा आपका, ये आया आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये आपका आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है ये आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H3O2 एम्पेरिकल फॉर्मूला। पर आपको तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ पे ये वाला देखो, तो मेरे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, इससे आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे दे ही रखा है, तो n की वैल्यू तो अपने आप आ जाएगी, बस इसमें पुट ही तो करनी है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चा, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ, n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था बच्चा आपके पास C2H3O2। इसका फॉर्मूला मास 12 × 2 + 3 + 16 × 2 is 32। तो कितना हो गया, 24 + 32 + 3 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 59 हो गया। तो 59 तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया, अपॉन क्या है 118। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो गया ट्वाइस। तो मतलब n की वैल्यू आ गई 2। n की वैल्यू 2 का मतलब है कि मुझे पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला को करना पड़ेगा इंटू 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला था C2H3O2 इंटू 2, इसका मतलब C4H6O4 इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इजी हो गया, कितना सा टाइम लगा, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे सभी का आंसर, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पेरिकल फॉर, अच्छा ये तो हमने कर ही लिया। क्या आया था इसका आंसर, नहीं दूसरा है ना, ये मैंने एसिटिलीन वाले पे सॉल्व कर दिया। आई एम रियली सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन अलग था और ये वाला क्वेश्चन अलग था, राइट। तो ये यहाँ पे खत्म होता है, इसका आंसर C4H6O4 है। अभी मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, मैं इरेज कर रही हूँ। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए, एसिटिलीन एंड बेंजीन बोथ हैव द एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, ठीक है। कोई दो कंपाउंड्स है, अभी आपको नहीं पता होंगे, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती है क्या है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इजी सी चीजें हैं, मतलब आप यूज टू हो जाएंगे, बट 1 साल लगेगा उसको यूज टू होने में, राइट। तो 12th में आते आते यूज टू हो जाएंगे, अभी तो भाई 11th में आई है, अपने आप को टाइम दो, हो जाएगा, हर चीज हो जाएगी, ठीक है। एसिटिलीन और बेंजीन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो 1:1 का है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिलीन और बेंजीन आपको गिवन है, डिड्यूस देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इजी सी बात है, क्या होता है, आपको क्या n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या होगी, N1 लिख देती हूँ पहले। वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी होता है अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, होता है कि नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लूँ, क्या है 12 + 1 विच इज इक्वल टू 13, यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर पहले का कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, 26/13 विच इज इक्वल टू 2। तो एसिटिलीन का तो आ गया C2H2। सिमिलरली N2 करते हैं जो कि बेंजीन है, उसमें क्या होगा, क्या दे रखा है आपको 78, तो 78/13 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा n की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा C6H6, कितनी हो गई, C6H6 हो गई, ठीक है। अंडरस्टूड इजी। n बस n का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया, इतना इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है आपको कंपाउंड का CH2O, उसका मॉलिक्यूलर मास है 90, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, क्या दे रखा है आपको दे रखा है बच्चा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल मतलब कि रेशो दे रखे है कार्बन
कार्बन का 1 रेशो है, हाइड्रोजन उससे डबल है, ऑक्सीजन का कार्बन जितना रेशो है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 90, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वेरी इजी इजंट इट? क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला? कितना दिया हुआ है? CH2 हो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का ट्वाइस इंटू प्लस ऑक्सीजन, कितना है? 12 प्लस 2 प्लस 16, तो 12 प्लस 2 इज 14, 16 2 is 30, तो 30 हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 90, तो n की वैल्यू तो बहुत इजीली आ जाएगी, क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 90, और नीचे दे रखा है 30, तो कितना हो जाएगा? इनकी वैल्यू 3 हो गई कि नहीं हो गई? 3 हो गई, तो आंसर आएगा C3H6O3। वेरी इजी, C3H6O3 आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको कैसे अप्रोच करना है। वैसे बहुत इजी है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X। कितना एलिमेंट है? X का 50%, एटॉमिक मास इसका 10 है, 50% Y है, और इसका एटॉमिक मास भी दे रखा है। इसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है, सिंपल, जो अभी हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला किया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है, 1 लाइनर भी है, ये भी बता दूं, ठीक है। मतलब 1 लाइनर इन द सेंस कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताना हुआ नहीं हुआ, अदरवाइज डिस्कस कर लेंगे। और फिर से रिमाइंडिंग यू कि जो नेक्स्ट क्लास है मोस्टली क्या होगी? डाउट सेशन की क्लास होगी। तो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस तो क्या कर सकते हैं हम? डाउट सेशंस मेरे को क्वेश्चंस भेज दीजिए, मैम ये DSA के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल समझ नहीं आए, और जो भी डाउट्स है ना वो सारे मुझसे क्लियर कर सकते हैं उस दिन। अदरवाइज क्या करूंगी मैं, आपको क्या लग रहा है कि मैम हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप और क्वेश्चंस लाओ, तो बेस्ड ऑन द मास रिस्पॉन्स हम यही करने वाले हैं कि मैं नए क्वेश्चंस और करवा दूंगी, विच वुड बी हेल्पफुल। जो अब एग्जाम में आने वाली डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते क्वेश्चंस का, यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ वो सारे क्वेश्चंस। एक ये भी चीज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस सेशन ही रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तभी जाके जितना क्वेश्चन बैंक इकट्ठा हो सकता है, इतने सॉल्व्ड क्वेश्चंस कोई नहीं कराएगा बच्चा आपको, कहीं नहीं इतनी मेहनत कराएगा कोई टीचर, बट ये मेहनत ज़रूरी है क्योंकि ये इनिशियल डेज हैं आपके। मैं समझती हूँ, मैं ये सोच ही नहीं रही कि 10th क्लास की मैथ्स आपको आती है, मैं ऐसा ही सोच के चल रही हूँ कि नहीं आती। वो 10th क्लास की भी जो मैथ्स है ना, तो यहाँ हम एकदम शुरुआत से हर चीज़ बिना डरे मैम से पूछो, ये समझ गए कि मैम आपकी एक फ्रेंड है जो सिर्फ आपको हेल्प कर रही है क्योंकि उसको ये सब्जेक्ट आता है। ऐसे सोच के कि मैम को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो मैम मेरे एक दोस्त की तरह ही है, मैं उनसे जो क्वेश्चन, जिस भी तरीका क्वेश्चन होगा, चाहे मुझे लग रहा हो कि ये क्या बेवकूफ, ये क्यों मुझे नहीं आ रहा है, तो इजी सा लग रहा है, कोई नहीं ऐसा सोचना नहीं, इजी सा लग रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन समझ आएंगे और क्वेश्चन नया नहीं लगेगा जाके। कुछ मेरे पास और भी इस तरीके से क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट लेवल हम बढ़ा देंगे लास्ट क्लास में, इतना भी नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाएंगे। दैट